मेरा नाम अनन्या है। माता पिता हर बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ करते हैं। मेरी शादी भी बहुत अरमानों के साथ हुई थी। मेरी आंखों में भी अपनी ससुराल और पति को लेकर बहुत सारे सपने थे, मगर मुझे नहीं पता था कि ससुराल जाने के बाद मेरी आंखों के सारे सपने ख़त्म होने वाले हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा सब्र करती थी। हमेशा मैंने यही सोचा कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं जितना सब्र करती गई उतना ही अपने आप को बर्बाद करती गई। मेरी शादी की पहली रात थी। कमरा फूलों से सजा हुआ था। पूरे कमरे से फूलों की महक आ रही थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं जिस घर में आई थी, मैं उस घर की इकलौती बहू थी। हालांकि अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। मेरे 2 भाई और एक बहन थी। सभी की शादी हो चुकी थी। मेरी शादी भी बड़े अरमानों के साथ की गई थी। माता पिता कहते थे कि घर की आखिरी शादी है, सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। ससुराल आई तो यहाँ भी यही लगा कि यहाँ की सारी खुशियाँ पहली और आखिरी हैं। मेरे पिता मेरे ससुर जी के दोस्त थे। कई सालों पहले वो दोनों आपस में एक साथ काम करते होंगे। मेरे पिता तो जिंदा थे, लेकिन मेरे ससुर जी की मौत लगभग 4 साल पहले हो चुकी थी। अब इस घर में सिर्फ मेरे पति और मेरी सास ही रहती थी। मेरे घर वालों ने कहा था कि ससुराल में ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, तुम वहाँ पर खुश रहोगी। मेरे पिता ने विदा करते समय मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटी, अपनी ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करना। कभी कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मायके ना आकर अपने ससुराल में ही अपनी परेशानियों को हल करना, क्योंकि हर लड़की जब शादी के बाद ससुराल जाती है तो शुरुआत के दिनों में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लड़कियां सामना करके अपने बुरे दिनों को गुजार लेती हैं, उनके लिए ही एक न एक दिन अच्छे दिन भी आते हैं। मैंने उनकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया था और उनसे वादा किया था कि मैं अपनी ससुराल में हर तरह से निभाने की कोशिश करूंगी। अभी मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे पति ने पहला कदम जैसे ही कमरे के अंदर रखा तो मेरी सांसें रुक गई थी। वो मेरे लिए एक अजनबी की तरह थे। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो मेरे बराबर में आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने तो मेरे पास बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। मेरे दिल की धड़कन जैसे सीना चीरकर बाहर आना चाहती थी। मुझे उनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा कि अनन्या। मैंने धीरे से कहा कि जी। तो वो अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गए और कहने लगे कि सिगरेट पीना मेरी आदत है, जो शायद तुम्हें पसंद ना हो, पर मेरी ये आदत बदलेगी नहीं। मैंने तुमसे शादी कर ली है, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे हुक्म मुझ पर चलेंगे। यहाँ जो भी होगा वो सब सहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई, जैसे मेरे शब्द कहीं दबकर रह गए थे। ये हमारी शादी की पहली रात थी। मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन अब मेरी सारी खुशी जैसे गायब होती जा रही थी। शादी की पहली रात है, आज तो तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे, तुम अमीर घर में आ गई हो। वो थोड़े जहरीले शब्दों में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इतना जान लो, तुम यहाँ इज्जत से और खामोशी से रहोगी तो सुकून मिलेगा। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। भला कोई पति शादी की पहली रात अपनी पत्नी से ऐसी बातें करता होगा, पर मैंने खुद पर कंट्रोल किया था। वो हंसने लगे तो मेरी आंखें नम करने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देख लिए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि ये आंसू किसी का दिल नहीं पिघला सकते, बस तुम्हें कमज़ोर साबित करते हैं। उन्होंने सिगरेट को ख़त्म किया और बेड पर लेट गए। कहने लगे कि लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही है। मेरे हाथ थर थर काँपने लगे। मैंने खड़े होकर लाइट का स्विच बंद कर दिया था। कमरे में अंधेरा हो गया। कुछ देर तो इसी तरह खामोशी से गुजर गई थी। फिर मुझे उनकी खर्राटों की आवाज़ महसूस हुई। मैं चुपके चुपके रो रही थी और सोच रही थी कि किसी लड़की की शादी की पहली रात ऐसी नहीं गुजरी होगी जैसी मेरी गुजर रही है। मेरे अंदर की सारी खुशी ख़त्म हो चुकी थी। सुबह हुई तो मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैं उठी, आईने में अपना चेहरा देखा, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थीं। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी सास कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। हल्के गुलाबी कलर की साड़ी, मोटा शरीर और माथे पर लंबी सी बिंदी लगाए। कहने लगी कि उठ गई महारानी,
चलो अब नीचे आओ, सब तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। बहू बनकर आई हो, पहले बहू बनने की जिम्मेदारी निभा लो, पत्नी बनने का सपना बाद में देखना। मैंने सर हिलाया, कुछ बोली नहीं, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास भी मुझे अपना रूप दिखा चुकी हैं। मैं नीचे गई तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे, किसी ने भी मुझे ध्यान से नहीं देखा। मेरी सास ने कहा कि चाय बनानी आती है, किचन में जाओ और चाय बना लो, आधा पानी और आधा दूध डालना और चीनी पत्ती 1-1 चम्मच से ज़्यादा मत डालना। मैंने खामोशी से सब सुन लिया। किचन में जाकर खामोशी से उनके बताए हुए तरीके से चाय बनाने लगी। चाय बनाते समय चूल्हे के साथ साथ मेरी उम्मीदें भी जल रही थी। नाश्ते के बाद सब उठकर चले गए थे, मेहमान जो हमारे घर में रुके हुए थे, और मैं अकेली बैठी रह गई। थोड़ी देर के बाद मेरे पति घर के दरवाजे पर आ गए और मेरे बराबर में आकर बैठ गए। कहने लगे कि मुझे भी चाय पीनी है। मैंने कहा कि मैं अभी बनाकर लाती हूँ। मैं उठने ही वाली थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि यहाँ के उसूलों के मुताबिक तुम्हें रहना होगा। मेरी माँ के सामने कभी जुबान मत चलाना और मुझे धूम्रपान छोड़ने की एडवाइस देने की गलती तो कभी भी मत करना, समझी? मैं खामोशी से किचन में आकर चाय बनाने लगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैं कुछ बोलती नहीं थी तो सास मुझे ताने दिया करती थी, और कुछ कह देती तो उन्हें मेरे शब्द बुरे लगते थे। रात होती तो मेरे पति नशे में घर आया करते थे और मुझसे बात किए बिना ही सो जाते थे। मैं बिस्तर के किनारे पर सहम कर लेट जाती। दिल में एक ही प्रार्थना किया करती थी कि ऊपर वाला मुझे यहाँ रहने की हिम्मत दे। अगली सुबह हुई तो मेरी जिंदगी में कोई भी रोशनी नहीं थी, यहाँ तक कि सुहागरात की रात भी बेकार जा चुकी थी। आज फिर से मेरे पति सवेरे उठ गए थे। न कुछ कहा न कोई काम, और खामोशी से वो घर से बाहर निकल गए थे। उनके जाने के बाद मेरी सास कमरे के अंदर आई। उनके हाथ में चाय का कप था और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उठ गई महारानी, तो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं जो सारे काम नौकर करेंगे। यहाँ तुम्हें राज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं चुपचाप बिस्तर से उठ गई थी। कुछ समय के बाद मेरी सास को कहीं जाना था। उनके हाथ में थैला और एक चाबी थी। उन्होंने कहा कि देखो, फ्रिज की चाबी मेरे पास है, फ्रिज में ताला लगा हुआ है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे लेना होगा। मेरी इजाज़त के बिना कभी फ्रिज का दरवाज़ा भी मत खोलना, समझ आई? मैंने धीरे से कहा कि जी माँ जी, ठीक है। वो दरवाज़ा खोलकर किचन के अंदर गई और गिनी चुनी सब्जी लेकर आई। 2 आलू, 1 टमाटर और 1 प्याज लेकर आई थी। कहने लगी कि बस इसी सब्जी में शाम का खाना बना लेना। आलू टमाटर की सब्जी बना लो, और हाँ, तेल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ कम तेल और कम मिर्च खाया जाता है। याद रखना कि खाने में स्वाद होना चाहिए। मैंने कहा कि माँ जी, 2 आलू, वो भी छोटे छोटे, और ये टमाटर आधा तो सड़ा हुआ है, इसमें कैसे इतना खाना बन जाएगा कि हम सब लोग खा लेंगे? तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा, हम 3 लोग ही तो हैं, मैं ज़्यादा नहीं खाती, और तुम भी यहाँ सोच समझकर खाना शुरू कर दो, क्योंकि ये हमारा घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम्हें बहुत बहुत सारा खाने को दिया जाएगा। ये घर मेरे पति की पेंशन से चलता है। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी से बढ़कर नहीं है। इतना कहकर मेरी सास मुझे सब्जी थमाकर चली गई थी और मैं रोती रही थी। मैं खाना ज़रूर बना रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे शक थे कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, तेल ज़्यादा ना हो जाए और मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। खाना तो मैंने जैसे तैसे तैयार कर लिया था। रात को जब सब खाने बैठे और मेरी सास ने खाना टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन नमक थोड़ा कम है, अगली बार ध्यान रखना। मेरी जान में जान आ गई थी कि उनको कम से कम मेरे हाथ का बना खाना पसंद आ गया था। मेरी सास कहती थी कि ये घर मेरा है और इसे मैं संभालती हूँ, तुम्हें जो कुछ भी खर्चा चाहिए मुझसे लेना होगा। मेरे पति भी अपनी सैलरी उनको ही लाकर दिया करते थे। हालांकि उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी तो उनकी सिगरेटों में खर्च हो जाती थी। घर का हिसाब मुझे समझ नहीं आया था। यहाँ बड़ी सोच समझकर सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन तो मेरी सास ने कहा कि कभी अपने पति की कमाई पर हक मत जताना, वैसे भी वो मुझे थोड़े से ही पैसे देता है। यहाँ खर्च बहुत हिसाब से करना होगा। तुम्हारे पति के पास कुछ नहीं रहता, उसके सारे पैसे तो मैं ले लेती हूँ, मुझे भी घर के सारे खर्चे उठाने होते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा कभी कोई खर्च हुआ, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई या फिर मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो फिर मुझे पैसे कौन देगा? उन्होंने हंसकर कहा कि तुम्हारे खर्च कहाँ से आ गए, पहले अपने पति को तो संभालो,
अपनी तबीयत की फिक्र करना बंद करो और हाँ, खरीदारी के ख्वाब तो छोड़ ही देना। तुम्हारे पिता का माल नहीं है यहाँ पर। मेरी सास का कहा एक एक शब्द मेरे दिल को चुभ रहा था, लेकिन मैंने आंखों को बंद कर लिया था। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं हमेशा उदास उदास से रहती थी। इस घर में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ खुशहाली नहीं थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि घर में कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर ख़त्म हो गया, लेते आना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी मंगवाना है माँ जी से मंगवाना। मैंने कहा लेकिन कपड़े धोने के लिए तो वॉशिंग पाउडर ज़रूरी होता है। इतना कहकर मैं खामोश हो गई, मगर उन्होंने मुझे वॉशिंग पाउडर लाकर नहीं दिया। वो दरवाज़ा बंद करके घर से चले गए थे और घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया था। शाम को आए तो हर बार की तरह नशे में थे और नशे की हालत में लड़ते रहते थे और मैं अकेले बैठकर रोती रहती थी। कई दिन हो चुके थे। घर का बहुत सारा ऐसा सामान था जो ख़त्म हो गया था। शाम को जब मेरे पति समीर काम से वापस आए तो मैंने हिम्मत करके धीरे से उन्हें आवाज़ दी और कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप सुन सके तो प्लीज़। उन्होंने शर्ट दूर फेंक दी और ख़ुद बिस्तर पर लेट गए और कहने लगे कि हाँ जल्दी बोलो, दिमाग वैसे ही ख़राब है, फिजूल की बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने खुद को संभाला और कहा कि घर में घी, तेल, साबुन, वॉशिंग पाउडर और मिर्च मसाले, ज़्यादातर सारा ही सामान ख़त्म हो चुका है। माँ जी तो मुझे कुछ लाकर ही नहीं दे रही। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, सारा सामान मैं ले आऊँगी। वो मेरी बात पर एक ही झटके में उठकर बैठ गए और कहने लगे, अरे यार, तुम्हें हर बार कुछ न कुछ चाहिए होता है। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा मुझे तो बस ज़रूरी सामान चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ये सारा सामान ज़रूरत का है। उन्होंने कहा ज़रूरत? तुम्हारी तो ज़रूरत ही पूरी नहीं होती। एक हफ्ते पहले भी तुमने कुछ मांगा था और अब फिर। मैंने कहा कि मैंने आपसे डिटर्जेंट पाउडर के लिए कहा था, आपने वो भी मुझे लाकर नहीं दिया था। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप ने इतने पैसे रख दिए थे कि जो तुम कहोगी बार बार तुम्हें लाकर दिया जाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पालकर हम पर कोई एहसान नहीं किया। उनकी बातों पर मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं होठ बंद करके खामोशी से वहाँ से चली गई थी। फिर आइंदा मैंने उनसे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा। इस घर में एडजस्ट करना मेरे लिए दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन मैंने खुद को किचन में पाया था। मैं काम तो कर रही थी, लेकिन बार बार सामान कम पड़ रहा था। कभी कोई सामान नहीं था तो कभी कोई सामान नहीं था। यहाँ तक कि अब तो बर्तन धोने के लिए साबुन भी ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, बर्तन धोने का साबुन ख़त्म हो गया। खाली पानी से और हाथों से रगड़ रगड़ कर बर्तनों को साफ़ करना पड़ रहा है, जिसमें मेरे हाथ भी ज़ख्मी हो गए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ओहो, नाजुक हो तुम तो, कहाँ की महारानी हो? क्या जो तुम्हारे हाथ ज़ख्मी हो रहे हैं? हमारे ज़माने में तो औरतें राख से बर्तन धोया करती थीं और तुम्हें अपने हाथों की फ़िक्र हो रही है। मैंने कहा माँ जी, घर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कहा। तब उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अरे इस घर में सबको अपनी तकलीफ़ नज़र आती है, दूसरों का बोझ नहीं। और सुनो, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम्हें यहाँ सामान की कमी नज़र आ रही है। यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ मेरी इजाज़त से मिलेगी, और अगर घर का सामान इतना ही इस्तेमाल करना जानती हो तो अपने पिता की दुकान से मंगवा लिया करो। मैं अपनी सास की बात खामोशी से सुनती रही। मैं उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। उस दिन शाम को जब मेरे पति आंगन में बैठे थे, तब मैं उनके पास चुपके से गई। उनको अपने हाथों के ज़ख्म दिखाते हुए कहने लगी कि देखिए मेरे हाथों का क्या हाल हो गया। कई दिनों से कपड़े भी मैले पड़े हुए हैं, खाना भी रूखा सूखा बनाना पड़ रहा है। अगर आप अपनी माँ से बात करेंगे तो शायद वो घर का राशन भरवा देंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तुमने आखिर मुझे क्या समझ रखा है कि मैं अपनी माँ से तुम्हारी सिफारिश करूँ? चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा कोई एटीएम नहीं हूँ जो जब तुमने चाहा मुझसे पैसे मांग लिए। वो चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए थे। मैं वहाँ बैठकर रोती रही, बिल्कुल खामोश और बेचैन आँखों से। मैंने अपने हाथों पर बर्फ़ का पानी लगा लिया था तो उन पर मुझे जलन महसूस होने लगी। इस घर में मेरी तकलीफ़ कोई देखने वाला नहीं था। मेरे कपड़े, मेरी पसंद, मेरी सोच से किसी को कोई मतलब नहीं था। सब कुछ जैसे किसी और की मुट्ठी में था।
यहाँ हर दिन एक जैसा होता था, मगर हर दिन थोड़ा और भारी, थोड़ा और जहरीला बनता जा रहा था। सुबह सुबह सास की चीख मुझे परेशान कर दिया करती थी। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटती थी। उनके शब्दों में जहर घुला हुआ होता था। अगर मैं 3 दिन में कपड़े बदल लिया करती थी तो वो चिल्लाया करती थी। कहती थी कि तुम्हारे कपड़े गंदे तो नहीं, इतनी जल्दी क्यों बदल रही हो। फिर कहती हो कि डिटर्जेंट चाहिए। ये घर मेरे पति की पेंशन के पैसों से चलता है, ना कि तुम्हारे बाप के पैसों से। मेरे कमरे में सिर्फ एक पुरानी सी अलमारी थी जिसमें सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े थे, जिसमें से 4 जोड़ी तो मेरे मायके के थे। मैं बार बार धो धोकर उन्हीं को पहनती रहती थी। इतने पर भी मेरी सास कहती थी कि नए नए कपड़े तो ऐसे पहनती हो जैसे कहीं की महारानी हो। ध्यान रखो, यहाँ सजने संवरने का काम नहीं है। उस दिन जब मेरे पति घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने उनसे कहा कि बड़ी जल्दी आ गए हो। शायद उनका जवाब देने का मूड नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया, ऐसे ही, बस अपनी खुशी से आ गया हूँ। मैंने फिर भी प्यार से कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं जब उनके लिए पानी लेकर आई तो वो कुछ देर मोबाइल देखते रहे और फिर कहने लगे कि आज माँ बता रही थी कि तुमने खाने में तेल ज्यादा कर दिया था। उनके समझाने पर भी मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तो बहुत कम तेल डाला था, जितना आपकी माँ जी ने कहा था। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कह देती कि तुमसे गलती हो गई है। अगर मेरी माँ कह रही है कि तुमने तेल ज्यादा डाला था तो तुमसे गलती हुई है, तुमने डाला ही होगा। तुम्हारे हाथ फ्री का माल जो लग गया है। पता नहीं इस घर को क्या समझने लगी हो। यहाँ अकल से काम लेना सीखो। यहाँ तुम्हारे बाप के घर की तरह सब कुछ फ्री में नहीं आता। मैं खामोश हो गई। सच में मेरे अंदर आवाज नहीं थी, बस एक दुख था जो दिन ब दिन अब बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं बस रोती रहती थी और अपने मायके के गुजरे हुए दिनों को याद किया करती थी कि मैं वहाँ कितनी खुश रहती थी। फिर दिन इसी तरह से गुजरते गए। मैं बहुत खामोश खामोश सी रहती थी। पता नहीं कैसे एक दिन मेरे पति ने मेरे साथ काफी देर तक बात की थी और कहा कि अनन्या, तुम बहुत खामोश खामोश सी रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आपके घर में मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है। आज आपने पूछा है तो बता रही हूँ, वरना मुझे तो इतनी भी इजाज़त नहीं कि मैं आपसे ठीक से बात कर सकूं। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने कहा, आपने ही मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। एक रात जब मैंने फ्रिज खोला तो मेरी सास ने देख लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें फ्रिज खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि जी, बस ठंडा पानी दे रही थी। उन्होंने कहा कि ये फ्रिज मेहमानों के लिए है, इसमें जो पानी है मेहमान आएंगे तो उन्हें पिलाया जाएगा। आज तो पी रही हो, आइंदा मत पीना। मैं कमरे में आ गई थी। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं वो अनन्या थी जो शादी के दिन खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। आज एक कैदी की तरह नजर आती थी। मेरी आंखों में न सपने थे, न दिल में इमोशंस थे, न कोई चाहत थी। बस मैं एक कैदी थी और यहाँ एक तरह की सजा काट रही थी। यहाँ मेरे दिन और रातें दूसरों की मर्जी से गुजर रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे। कमजोरी, चक्कर, भूख ना लगना। सास ने ताना दिया कि ये सब कुछ काम न करने के बहाने हैं, मगर मैं तो घर के काम फिर भी कर रही थी। मैं अगर अपनी थोड़ी सी भी तकलीफ जाहिर करती तो मेरी सास चिढ़ जाती थी और कहती कि हम तो अपने ज़माने में कभी कमज़ोरीपन दिखाया ही नहीं करते थे। मैं खामोश रहती। अब उनसे क्या बात करती कि मुझे खुद भी नहीं पता था आखिर मेरे अंदर हो क्या रहा है। एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जहाँ किसी को तो मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था और ना ही मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं खुद डॉक्टर के चली जाऊं। फिर मैं एक दिन अपनी सास की गैर मौजूदगी में पड़ोस की सविता भाभी के साथ डॉक्टर के चली गई थी। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरी नाक की एक लौंग थी जिसे मैंने सविता भाभी को दे दिया और कहा कि इसे आप अपने पास रख लीजिए और प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। मेरे पास डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास रखकर मेरा ट्रीटमेंट करवा दें, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब मैं आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के लेकर चली गई। मैंने डॉक्टर को जब अपनी परेशानी के बारे में बताया तो वो धीमे से मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बधाई हो आपको, आप माँ बनने वाली हो। ये सुनकर तो जैसे मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। इतने दिनों के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, लेकिन वो आंसू बहुत जल्द ही डर में बदल गए थे।
घर आकर मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, क्योंकि मैं अपनी सास और पति को बिना बताए डॉक्टर के यहाँ गई थी। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं किस मुंह से इन लोगों से बात करूं, दूसरा कि किस तरह से इस खबर को बताऊं। फिर मैंने हिम्मत की और अपने पति के घर आने का इंतज़ार किया। जैसे ही वो घर आए तो मैंने उनसे कहा कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या बात थी, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा कि जी सब ठीक है, लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ। पहले तो मेरे पति चुप रहे, फिर कहने लगे कि तुमने इस बारे में माँ जी को बताया? मैंने कहा अभी तो नहीं बताया। तो कहने लगे कि अब बता दो, उन्हें भी खबर होनी चाहिए। मगर मेरे दिल की धड़कनें तो तेज़ होती जा रही थी। मैं अपनी सास के पास चली गई और उन्हें इस बारे में बताया कि डॉक्टर कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी सास की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जैसे उनको ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा हो। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, खुशी का समय आ गया, लेकिन याद रखना ये खुशी तब पूरी होगी जब मुझे पोते की शक्ल दिखाओगी। अगर बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई तो मैं उसे इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करवा दूंगी। मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए। सास की बातें सुनकर जैसे मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने घबराते हुए कहा कि माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? बेटा हो या बेटी, ये तो ऊपर वाले की देन है। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, ये बातें तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे तो पोता ही चाहिए। मैंने मन्नत मांगी है, बस तुम इतना समझ लो कि अगर बेटी निकली तो उसका हल मौत ही होगा। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को ये सब कुछ बताया। मेरे पति, जो कि इस बात से नाराज़ तो नहीं, लेकिन खुश भी नज़र नहीं आ रहे थे, उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि देखो नन्या, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी। अगर मेरी माँ को बेटा चाहिए तो फिर बेटा ही होना चाहिए। बेटी हुई तो मेरी माँ नाराज़ हो जाएंगी और उनके गुस्से का सामना फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। उनकी बातें सुनकर तो मैंने रोना शुरू कर दिया था। मुझे ऊपर वाले ने खुशी भी दी थी, तो वो भी डर के साथ। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि अभी तो तुम्हारी गर्भावस्था की शुरुआत है, लेकिन 3 महीने के बाद डॉक्टर तुम्हें अल्ट्रासाउंड बताएंगी। अब ये फैसला तभी होगा जब अल्ट्रासाउंड होगा। मुझे तो बस अपना वारिस चाहिए और कुछ नहीं। समझ गई ना तुम? मैंने कहा कि जी माँ जी, मगर मैं अपने दिल में सोच रही थी कि चाहे जो हो, बस ऊपर वाला मुझे सही सलामत दे। मेरी गोद भर गई है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। मेरी ये बात अपनी सास से कहनी अधूरी रह गई थी, क्योंकि मैं अब उनसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पति से भी जब इस बारे में बात की तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी। मैं तुमसे कह चुका हूँ, इस घर में जो होता है उसका फैसला मेरी माँ ही करती है। ये कहकर वो करवट बदलकर सो गए थे और मैं खामोश बिस्तर पर लेटकर न जाने कब तक अपने बच्चे के बारे में सोचती रही। वक्त गुजरता जा रहा था और 3 महीने पूरे होने को थे। हर नया दिन मेरे लिए एक सवाल बनता जा रहा था कि पता नहीं मेरे पेट में क्या पल रहा है। अल्ट्रासाउंड का दिन भी आ गया था। मेरी सास मुझे खुद अपने साथ अस्पताल लेकर आई थी। उन्होंने डॉक्टर से पहले ही मुलाकात में सीरियस होकर कह दिया था कि डॉक्टर मैडम, हमें साफ साफ बता दीजिए कि गर्भ में बेटा है या बेटी। मगर डॉक्टर ये बात मेरी सास को नहीं बता सकती थी। भ्रूण के लिंग का पता लगाना कानूनन जुर्म है। डॉक्टर ने कहा कि हमें कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। अरे हमें तो सिर्फ इतना ही जानना है कि बेटा है या बेटी। हमारा वक्त बर्बाद मत करो। अगर बेटी हुई तो हम अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। डॉक्टर को मेरी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे अल्ट्रासाउंड का टाइम हो रहा था। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड रूम में मैं डॉक्टरों के पैरों में जाकर गिर गई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरे पेट में बच्ची है तो प्लीज़ आप इस बारे में मेरी सास को मत बताना, वरना वो मेरी बेटी को मार देंगी। आपको मेरी खातिर झूठ बोलना होगा। अगर मेरे पेट में बेटी है तो आपको मेरी सास से झूठ बोलना होगा। डॉक्टर थोड़ा सा झुकी। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और कहने लगी, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें एक माँ की नज़र से देख रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी सास को यही बताऊंगी कि तुम्हारे गर्भ में बेटा पल रहा है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे गर्भ में बेटी है।
मैंने तो ये सुनकर हिचकियों से रोना शुरू कर दिया था। मैं जैसे ही अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर निकली तो मेरी सास बाहर बैठी मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात है, तो मैंने झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर कहा कि कुछ नहीं माँ जी, बेटा ही है। ये सुनकर मेरी सास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि बेटा ही होगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी समाज में इज्जत बच गई। मेरी आंखों में सुकून था, लेकिन दिल अभी भी डरा हुआ था। वापस आने पर बार बार मेरी सास मुझे समझा रही थी कि अब से अपना ज़्यादा ध्यान रखना, पोता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि मेरी सास, जो कभी मेरे साथ हमेशा कंजूसी दिखाया करती थी, अब मेरा ख्याल रखने लगी थी। मुझे खाने पीने को भी अच्छा दिया करती थी और अब तो अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाने लगी थी। इस सब की वजह शायद बेटे का झूठ था। वो मेरा ख्याल मेरे लिए नहीं बल्कि अपने पोते के लिए रख रही थी। मगर मुझे तो डर उस दिन से लगता था जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। मैं उस डॉक्टर की आज भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे झूठ को अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाया, छुपाया, मगर एक जान बचा ली। मैं अंदर से टूट रही थी, मगर मेरी सास बार बार मुझे यही कहती थी कि अपना बहुत ख्याल रखो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोपहर के समय जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी तो समीर मेरे पास आए और मेरी तरफ एक नज़र देखा। कहने लगे कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, माँ भी तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है, तुमसे राज़ी हो गई है। मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बातें करने लगी कि ये सब कुछ तो मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार अपनी आने वाली बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मेरा सच मेरी बेटी की ज़िंदगी को छीन सकता था। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। आम दिनों की तरह मेरी प्रेगनेंसी के दिन तो थोड़े बेहतर गुजरे थे, लेकिन दिल में जो टेंशन थी वो बार बार उभर कर दिमाग तक सवार हो रही थी। रात के समय जब मुझे दर्द शुरू हुआ तो मेरी सास के शब्द भी कांटे की तरह हो गए। उन्होंने कहा कि याद रखना बहू, पोता ही होना चाहिए, वरना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। हमारे यहाँ बेटियाँ नहीं होती। अरे जो बेटी पैदा कर देता है उसे सबसे पहले बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। मैं खामोश रही, बस पेट पर हाथ रखकर अपने दर्द को महसूस करती रही। मुझे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास बार बार नर्स से सवाल कर रही थी कि पता चला कि बेटा हुआ है या बेटी। मेरी चीखें बुलंदी पर थीं और बाहर मेरी सास और पति इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि बस ऊपर वाला मेरी बेटी को सलामत रखे। फिर एक चमत्कार हुआ और एक नन्ही सी जान के रोने की आवाज़ आई। मैंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। डॉक्टर ने मेरी बेटी को मेरे सीने पर रख दिया था। मैंने उसे चुन लिया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि एक माँ बनने की खुशी के थे। कुछ देर के बाद जब कमरे में मेरी सास दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर एक बेचारी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने नर्स से कहा, लाओ जल्दी से मेरा पोता मुझे दे दो। नर्स ने सर झुकाकर धीरे से कहा कि बेटी हुई है। वो तो नर्स पर चिल्लाने लगी कि झूठ क्यों बोल रही हो, डॉक्टर ने तो कहा था कि बेटा ही होगा। मगर जब उन्होंने मेरी बेटी की शक्ल देखी तो वो गुस्से से भर उठी और कहने लगी कि अनन्या, तुमने हमें धोखा दिया। इसका मतलब तुमने पूरे 9 महीने मेरे साथ एक साजिश रची। ये तुमने जानबूझकर किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने झूठ बोलकर मेरे साथ खेल खेला है। उसी समय मेरे पति भी अंदर आए। उन्होंने जब मेरी सांस की ऊंची आवाज़ सुनी तो मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने अपनी बेटी को ध्यान से देखा तो वो उसके चेहरे को चूमने लगे। छोटे छोटे हाथ और उसका मासूम सा चेहरा अपने पिता को लुभा रहा था। उनके दिल में अपनी बेटी को देखकर उसकी मासूमियत से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने अपनी माँ को शांत करवाया और उनसे कहने लगे कि माँ, आखिर किस बात का शोर मचाया हुआ है। बेटी हो या बेटा, ऊपर वाले ने जो भी दिया है हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और देखो ना, मेरी बेटी मुझे देखकर कितना मुस्कुरा रही है, कितनी सुंदर है ये। अब जो भी हुआ उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके शोर मचाने से ये बेटी बेटे में तो नहीं बदल जाएगी ना। मेरी सास को अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि बेटी की शक्ल देखकर तो उन्हें भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मेरे पति को अपनी बेटी बहुत प्यारी लगी थी। आज शायद उन्हें अपनी बेटी को देखकर एहसास हो गया था कि अपनी औलाद से प्रेम कैसे किया जाता है। वो अपनी बेटी का चेहरा देखकर बहुत खुश थे।
उन्होंने खुशी खुशी उसे मेरी गोद में दे दिया। अब मेरी सास साफ समझ चुकी थी कि उनका बेटा भी अब उनके खिलाफ हो गया, लेकिन अपने पति के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। उन्होंने अपनी माँ को यही समझाया कि अब जो हो गया सो हो गया, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी सास ने कहा, तो फिर अब तुम भी अपनी पत्नी की तरफदारी करोगे? मेरे पति ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ थक गया हूँ रोज रोज की बहस से। मेरी सास ने अपने बेटे से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे करीब आकर कहने लगी कि तुमने मेरा सपना मेरी आंखों से छीन लिया, तुम्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने अपनी सास के सामने ही अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन मैंने सीखा था कि जन्म देना सिर्फ शरीर का रिएक्शन नहीं होता, बल्कि दिल की परीक्षा भी होती है। जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची तो मेरी सास ने दरवाजे पर मेरा स्वागत भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो घर के अंदर दाखिल होते ही कहा, ये कहाँ रहेगी, ये जहाँ भी रहे, लेकिन इसे मेरी नज़र से दूर रखना। मेरी सास ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया था। मेरे पति ने बेटी को गोद में लिया और कमरे में चले गए। कमरे में जाकर कुछ देर हम बैठे, फिर उसके बाद मेरे पति ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला और डॉक्टर से भी झूठ बुलवाया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं तुम्हारी माँ को सच बता देती तो आज ये बच्ची जिंदा नहीं होती, आपकी माँ इसे ख़त्म करवा देती। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने ये झूठ भी अपनी बेटी को जिंदा बचाने के लिए बोला था। मेरे पति खामोश रहे, कुछ नहीं बोले और बेटी के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगे। रात को जब सब सो गए तो मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बैठी रही, अपनी बेटी को इसी तरह गोद में लिए। मुझे कई रातें बीत चुकी थी, मुझे अब नींद नहीं आती थी। मेरी बेटी खुशी अब 1 महीने की हो चुकी थी। उसके छोटे छोटे हाथ और मासूम सा चेहरा था और हर बार जब वो मुझे देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो बार बार रोया करती थी। क्यों रोया करती थी ये तो मैं नहीं जानती थी। शायद उसे भूख लगती थी और मेरे दूध से उसका पेट नहीं भरता था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे डब्बे का दूध पिलाया करूंगी, जिससे उसका पेट भी भर जाया करेगा। मैंने एक दिन अपनी सास से डब्बे के दूध के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि इसे घर का दूध पिलाओ, हमारे ज़माने में तो बच्चे यही पिया करते थे। मैंने कहा कि सारे बच्चे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सारे बच्चे। मैंने कहा लेकिन उसे घर का दूध रास नहीं आ रहा, उसे पीते ही फौरन वो उल्टी कर देती है, शायद उसके पेट में भी दर्द होता है और वो रोती रहती है। डॉक्टर ने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया था। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी बेटी के लिए मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है, अगर पोता होता तो मैं उस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देती, लेकिन तुमने तो झूठ मुझसे बोला और डॉक्टर से भी बुलवाया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपनी बेटी का ख्याल खुद रखो और हाँ, मुझसे उसके लिए कभी कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारी बेटी मेरे लिए एक बोझ है। मैंने कहा कि माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं रोज़ रोज़ आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, बस एक डब्बे के लिए पैसे मांग रही हूँ। उन्होंने कहा कि बस बस, दिन ब दिन तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी होती जा रही है। याद रखो मैं भी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तुम अपने फैसले नहीं चला सकती। अगर कुछ चाहिए तो अपने माता पिता के घर से मंगवा लो। मैंने उनकी बात पर अपनी नज़रें झुका ली थीं। दिल तो चाहा कि उनसे कुछ कहूँ, लेकिन मैं अब की बार भी खामोश रही। उस रात मेरी बेटी बहुत रोई थी और मैं उसे गोद में लेकर इधर से उधर टहलती रही। मैं उसके पेट पर हाथ रखती तो लगता जैसे अंदर आग जल रही है। उसके पेट में बहुत तकलीफ थी। मैं अपने पति के पास गई, उनसे कहा कि खुशी को घर का दूध हजम नहीं हो रहा, अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो तो मैं बाहर से दूध का डब्बा ले आऊंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे क्यों मांग रही हो, जाकर माँ से बात करो। मैंने कहा, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया, कहा है कि पोता होता तो देती, अब मैं क्या करूं? मेरे पति ने कहा कि करना ही क्या है, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो, और इस घर में वैसे भी वही होता है जो माँ कहती हैं। मुझसे कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने पति से तेज आवाज में कहा कि समीर, ये आपकी बेटी भी है, सिर्फ मेरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में मत डालो। मैंने कहा ना कि जाकर माँ से बात करो। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए, लेकिन मेरी बेटी का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। उसकी तकलीफ मुझे अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, आंखें लाल हो चुकी थीं और शरीर जैसे बिल्कुल ढीला पड़ गया था। मैं अपनी सास के कमरे में गई। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि माँ जी, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए,
मुझे दूध लेकर आना है। खुशी खामोशी नहीं हो रही, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के इस समय मुझे जगाने की? क्या हो गया उस मनहूस को? अरे रो रही है तो रोने दो, मैं क्या करूं? तुम्हारी बेटी है, तुम ही संभालो उसे। मेरी सास गुस्से से चिल्ला रही थी, मगर जब मैंने बार बार दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने झुंझलाकर दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी कि क्या बदतमीज़ी है, हद ही कर दी है तुमने तो। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि माँ जी प्लीज़ इस बच्ची पर रहम करिए, ये मासूम है, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं, मुझे इस पर कोई एहसान नहीं करना, ये मेरे लिए मनहूस है। हाँ अगर बेटा होता तो मैं क्या कुछ नहीं करती। अब जाओ और मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे सोने दो। इतना कहकर उन्होंने मेरे मुंह पर ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर वहीं खड़ी रह गई थी। वो सारी रात रोती रही थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत की और अपने पति से दोबारा बात की, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम खुद ही मुझे दूध लाकर दे दो, मैं तुम्हारी माँ के आगे अब हाथ नहीं फैला सकती। उन्होंने साफ मना कर दिया है और इधर खुशी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कड़वे शब्दों में कहा कि तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं माँ से छुपकर कुछ करूं। मैंने कहा कि क्यों, ये आपकी बेटी नहीं है और अगर आपको छुपकर कुछ भी करना पड़े तो अपनी बेटी के लिए कीजिए, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। मेरे पति ने मेरी बात को इग्नोर करने की कोशिश की और कहने लगे कि अपनी बात अपने आप ही संभालो, मुझे नहीं पड़ना इसमें। अब मेरे लिए जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसी रात खुशी को हल्का हल्का सा बुखार भी हो गया था। उसकी आंखें बड़ी और शरीर ठंडा होने लगा था। उसे डॉक्टर के पास ले जाने की भी ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे पति शाम के समय जब घर से बाहर निकले थे तो वापस ही नहीं आए थे। मैंने सोचा कि मैं खुद ही कुछ करती हूँ और खुशी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, क्योंकि अब खुशी ना तो रो रही थी और ना ही हाथ पैर हिला रही थी। अब उसकी तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ गई थी। रात होने को आ गई थी, लेकिन समीर अभी तक घर नहीं आए थे। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने अपने पति को कई बार फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बार बार उन्हें फ़ोन कर रही थी, घंटी जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मैं चाहती थी कि मेरा पति बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेकर चला जाए, मगर इस घर में हमेशा वही नहीं हुआ जैसा मैं चाहती हूँ। मेरी सास तो अपने खाने पीने में बिजी थी, उन्होंने मेरी बेटी की कोई मदद नहीं की। मैं अकेली ही अपनी बेटी के लिए परेशान होती रही। 2 घंटे गुजर गए थे, उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई, इसलिए अब मैं अकेली ही बेटी को गोद में लेकर घर से निकल गई थी। सोचा कि डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन रास्ते में भी मैं बार बार अपने पति को फ़ोन कर रही थी कि वो जहाँ भी हो वापस आ जाए और बेटे की हालत देख ले, लेकिन अभी भी वही हालात थे। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और मैं मजबूरन अकेले ही अस्पताल चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मैंने फ़ौरन ही डॉक्टर से अपनी बेटी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने जैसे ही खुशी का शरीर छूकर देखा तो अचानक उनका चेहरा उदास हो गया, ऐसा जैसा उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बच्ची में तो कुछ भी नहीं है, ये तो कब की मर गई। ये शब्द सुनकर तो जैसे मेरे शरीर की जान निकल गई थी। मैंने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी थोड़े समय पहले तक तो रो रही थी, आप इसे दवाइयाँ लगाकर देखिए, ये फिर से रोने लगेगी। डॉक्टर ने कहा कि मैडम मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, उसमें अब कुछ भी नहीं है। अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, आपने इसे यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, मैं ज़ोर से चिल्लाई, खुशी मेरी बेटी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकती। मैं उसे लेकर वहीं ज़मीन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। काफ़ी देर तक मैं वहाँ बेबस औरत की तरह बैठी रही, रोती रही। अस्पताल में आने जाने वाले लोग मुझे देख रहे थे, मुझ पर तरस खा रहे थे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। फिर मैं उसके मरे हुए शरीर को धीमे धीमे कदमों से चलते हुए घर तक ले आई थी। जब मैंने घर का दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा मेरी सास ने खोला तो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर कहने लगी, क्या हो गया है। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस मैं अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आ गई। आंगन में रखी हुई चारपाई पर उसे लिटा दिया। मेरी सास उसे गौर गौर से देखने लगी।
कहने लगी कि अरे क्या हुआ है, ये मर गई है क्या? तब मैंने कहा कि हाँ, ये मर गई है। ये सुनते ही जैसे उनके चेहरे पर सुकून आ गया था। मैं अपनी बेटी के पास बैठी रही, उसे गोद में लेने लगी, थपकी देने लगी कि शायद अब वो जाग जाए, मगर वो कहाँ जागने वाली थी। वो तो अब सुकून की नींद सो चुकी थी। कुछ समय के बाद ही मेरे पति घर के अंदर दाखिल हुए। थके हुए थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ज़मीन पर गोद में बेटी को लेकर बैठे हुए देखा तो कहने लगे, कैसी है खुशी की तबीयत? मैंने सर उठाकर आंखों से निकलते हुए आंसू रोकते हुए कहा कि चली गई है वो इस दुनिया से। मेरा पति अचानक हैरान हो गया, आगे बढ़ा, मेरी बेटी को गोद में लिया और फिर चीख मारकर रोने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा कि मैंने आपको कई बार फ़ोन किया था, लेकिन आपने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं अकेली ही अपनी बेटी को जब तक अस्पताल लेकर पहुंची, उसकी सांसें टूट चुकी थी। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था, लेकिन ज़बान पर खामोशी अभी भी थी। दिल में जैसे कोई तूफान उबल रहा था। अब की बार मेरी चुप्पी मेरे सब्र का जवाब देने वाली थी। मैं तो बस अपनी बेटी को लेकर रोती रही। सुबह का उजाला हुआ तो मैंने और मेरे पति ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में भी मेरी सास शामिल नहीं हुई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो अपनी बेटी की वो चादर अपने हाथ में लपेट कर रोने लगी, जिसमें मैंने अपनी बेटी को लिया हुआ था। उसमें से अभी भी उसकी खुशबू आ रही थी। मैं जोर जोर से रो रही थी। मेरे आंसू जमीन पर टपक रहे थे, दिल से आह निकल रही थी। मेरे पति मुझे संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुझे अब उनकी किसी भी तसल्ली की ज़रूरत नहीं थी। वो जैसे ही कमरे के अंदर आए तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मुझे उनके चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि अनन्या, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी देखो माँ को क्या हो गया, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो। मगर मैं किसी मूर्ति की तरह एक तरफ जमकर बैठी रही, जैसे ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही मैं कुछ करने काबिल थी। मेरे पति खुद ही उठे, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद जब एम्बुलेंस आई तो मेरी सास को अस्पताल लेकर जाया गया। मैं तो अपने दुख में बैठी हुई थी। अब इस दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस मुझे दुख इस बात का था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं उसे नहीं बचा सकी। मैं अपने कमरे में आकर अपनी बेटी को याद करके रो रही थी, जब कुछ समय के बाद मेरी सास को एम्बुलेंस लेकर आई। पता चला कि उनको पैरालाइज का अटैक हो चुका है और अब वो लाचार हो गईं। वो कुछ भी करने, कहने के, सुनने के काबिल नहीं रहीं। अपनी सास की हालत देखकर मुझे उन पर कोई अफसोस नहीं हुआ था। बस दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था कि ऊपर वाले ने मेरी बेटी की मौत की सज़ा इस औरत को दे दी, जिसने उस मासूम पर कोई रहम नहीं किया। मैं अपनी सास की उजड़ी हुई हालत को देख रही थी, जो हमेशा अपनी ज़ुबान में कड़वाहट रखती थी, जो अपने पास पैसे रखती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बेटी के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। अब वो अपने पैसे भी खुद पर खर्च करने के काबिल नहीं रही थी। मेरी बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वो अपनी दादी को लाचार कर गई थी। मेरी सास, जिसने सारी जिंदगी इस घर पर राज किया था, अब अपने कमरे के बिस्तर की ही होकर रह गई थी। उनका कुछ नहीं हो सकता था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं कमरे में जाकर उनको खाना दिया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। मैं देखती थी कि मेरी सास की आंखों में नमी होती थी, जैसे वो मुझसे माफ़ी मांगना चाह रही हों, लेकिन अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरा पति, जो कि हमेशा अपनी माँ का लाडला बेटा रहा था और एक बिगड़ा हुआ मर्द रहा था, अब बेटी की मौत और माँ के लाचार होने से वो अंदर तक टूट कर रह गया था। उसने अपने आप को काफ़ी हद तक बदल लिया था। मेरे साथ मोहब्बत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे अब किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। मुझे खुशी की बहुत याद आया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पता चला कि मैं दोबारा से गर्भवती हूँ, और मैंने ऐसी हालत में भी अपनी सास की बहुत सेवा की। वो अपनी लाचारी के समय में मुझसे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनको नज़रअंदाज करती थी। फिर एक समय आया जब मैंने बेटे को जन्म दिया, और जब उस बेटे को लेकर अपनी सास के सामने गई, मैंने उनसे कहा कि ये रहा आपका पोता, आपको यही चाहिए था ना, लीजिए इसको अपने हाथ में। क्या हुआ, नहीं ले सकती? देखिए आपको पोते की कितनी चाहत थी। पोते की चाहत में आप इतनी अंधी हो गई थी कि आपको पोती की तकलीफ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आज ऊपर वाले ने आपसे इसको गोद में लेने का भी हक छीन लिया। मेरी बेटी कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ मेरी सास की सांसें उखड़ रही थी।
उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो अपने पापों का पश्चाताप करना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उनको इतना मौका ही नहीं दिया और उनकी सांसें छीन ली। मेरा पति देख चुका था कि बुरे कर्मों का नतीजा कैसा होता है। उन्होंने भी अपने किए की मुझसे माफ़ी मांगी, मगर मैं उनको माफ़ करने वाली कौन होती थी। मैंने कहा था कि बस एक औरत इज्जत, प्यार और अपनी औलाद की रखवाली चाहती है, जो कि आप नहीं कर सके, लेकिन ज़िंदगी ने आपको दोबारा मौका दिया है। मेरे पति ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी सास की मौत इस बात का जीता जागता सबूत था कि ऊपर वाला जब तक अपनी रस्सी नहीं कसता तब तक इंसान दूसरों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन जब ऊपर वाला अपनी रस्सी कस लेता है तो एक ही पल में उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे दिखा देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।